कह रहे हैं डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एक डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो क्या क्या होने वाला है। उसके बाद कह रहे हैं एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। 2 बार डाई को थ्रो किए, जो आ रहे थे आउटकम्स, उनमें से वो सिर्फ उन्हीं आउटकम को ऑब्जर्व कर रहे थे जिनमें दोनों के डिजिट का सम क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, ठीक है। मतलब उसको जो है अपनी कंसिडरेशन में ले रहे थे, ठीक है। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। पहले तो देखिए यहाँ पर क्या कहें, पहले कह रहे हैं कि द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। ये कोई इवेंट हो गया जो हमें पहले से बता दिए हैं, और उसके बाद हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं जिसमें कम से कम एक बार 4 आया हो, कम से कम एक बार 4 आया हो, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिएगा, चलो सॉल्यूशन, ठीक। अब आप लोग बताइएगा सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। अब 6 आने के वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो आइए पूरा टेबल बना के देख लेते हैं। ये डाइस है, ठीक है। इस डाइस को जब हम लोग 2 बार टॉस करेंगे किस तरीके का आउटकम आते हैं, पूरा सैंपल स्पेस एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे पॉसिबल क्या है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट हैं, ठीक है, अगर आप 2 डाई को थ्रो कर रहे हो। अच्छा, अब आइए पहला इवेंट जो एफ है उसमें क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ द नंबर इज ऑब्जर्व टू बी 6। मतलब जो नंबर आ रहे हैं उनका सम जो है, दोनों डाइस को जब एक डाइस को जब आप 2 बार थ्रो कर रहे हो तो दोनों बार कुछ ना कुछ नंबर आए होंगे। वो जो नंबर आए हैं उन नंबर का सम अगर 6 है तो वो उसको इंक्लूड कर ले रहे हैं अपने इस इवेंट में। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका सम 6 आएगा। तो आपको पता है 1 को 1 में ऐड करें 2 आएगा, 2 1 1 2 मिल के क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं। ऐसे ही ये मिल क्या बनाएंगे, 4। वैसे ही इनका सम जो है आप काउंट ऐड करके देखिए, 4 1 3 2 2 3 1 4 5 आएगा। वैसे ही अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इनका सम क्या देगा, 6 देगा। आगे चले जाएंगे आप लोग, अगर इसको सॉल्व करते करते सम 7 मिल जाएगा, और आगे चले जाएंगे सम 8 मिल जाएगा, और आगे चले जाएंगे डायगोनल 9 मिल जाएगा, और आगे आप लोग जाएंगे 10 मिल जाएगा, यहाँ 11 और यहाँ 12, ठीक। कहने का मतलब ये हो गया कि सम 2 देने वाले सिर्फ एक एलिमेंट है, 2 सम 3 आ जाए ऐसे 2 पॉसिबल इवेंट हैं, सॉरी एलिमेंट हैं, सम 4 आ जाए ऐसे 3 पॉसिबल एलिमेंट हैं, और उसके बाद सम 5 आ जाए इसके 4 पॉसिबल इवेंट हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना कि कुछ लोग शॉर्ट कर याद कराते हैं, मैं नहीं याद कराऊँ, ठीक है। इधर देखिएगा, तो इनको क्या चाहिए, सम ऑब्जर्व टू बी 6। अरे देखिए ये 6 वाली लाइन ये है, तो इसमें देखिए कितने इवेंट आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको लिख लीजिए 5 1 4 2 और 3 3 2 4 एंड 1 5, ठीक ये है। अच्छा, इवेंट ई में क्या करें, अगर हम लोग इसको इवेंट ई मान लें, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। इस इवेंट में ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसमें कम से कम एक बार 4 आया हो। तो आप हमें ये बताइए, अगर इस 4 वाले लाइन को देख लें तो इसमें तो 4 कम से कम एक बार तो 4 आया ही है, ठीक है। यहाँ 2 बार हो गया, बाकी यहाँ 1 बार आया है। अब अगर हम लोग इस वाले लाइन को भी देख लें तो इसमें भी कितने आए हैं, कम से कम एक बार 4 आए हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं इवेंट ई। आपको पता है किसी भी सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड। तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 एंड 4 सॉरी बस 1 4 2 4, मतलब इनका उल्टा 1 4 2 4 3 4 और 4 4 तो यहाँ लिखा गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 4 6 4। तो ये वो पॉसिबल इवेंट है जिसमें कम से कम एक बार 4 आया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताना है इसके रिस्पेक्ट में, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
गिवन एफ, तो क्या हो जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई जिसके रिस्पेक्ट में बताना, मतलब जो नीचे दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको हम लोग लिखते हैं क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अरे वही हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो इसको काट दो और आसान हो जाएगा, नहीं इसको काउंट करके 36 सब में डिवाइड करना बकवास है, ठीक है। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, बस हमको अब काउंट कर लेना है इंटरसेक्शन वाले में कितने एलिमेंट हैं, मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ। अगर हम लोग फाइंड करें, जरा फाइंड करो तो देखो कौन से एलिमेंट है जो दोनों में, तो इसमें कम से कम एक बार 4 चाहिए, तो ये 4 वाले ही कॉमन आएंगे। 4, 2 देखो इसमें है, और उसके बाद 2, 4 भी इसमें होना चाहिए, ये है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आ गया 4, 2 एंड 2, 4, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो गए, 1, 2, यानी अगर हम आपसे पूछे यानी आप ये इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2 हैं, ठीक है। वैसे ही एन एफ में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। एन एफ में कितने हैं सर जी, एन एफ में टोटल 5 एलिमेंट हैं, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यू उठा कर रख दो यहाँ, तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ की 2 है और नीचे 5 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या आ गया सर जी, 2/5, ओके। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कॉइन को टॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉइन है हेड ऑब्लिक टेल, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो आपको पता है अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल, यानी या तो हेड आ सकता है, इधर हेड या टेल आ सकता है, हेड और टेल, ठीक। हेड मतलब समझ रहे हो ना, एच, टेल मतलब टेल। अच्छा, एक कॉइन को टॉस की होती से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर जी, इस हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इसमें फेवरेबल एक एलिमेंट अपॉन टोटल हेड या टेल, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा सर जी, 1/2। अच्छा ठीक है, आगे पढ़िए। इफ द कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन ने हेड शो किया, टॉस इट अगेन। अगर कॉइन टॉस करने के बाद हेड आ गया तो इसको फिर से टॉस कर देना है, तो चलिए टॉस कर लेते हैं अगेन, फिर से कॉइन को क्या कर देना है, टॉस कर देना है। तो अगली बार जब इस कॉइन को फिर से टॉस करोगे तो हो सकता है पहली बार तो इसने हेड दे दिया था, ठीक, हो सकता है दूसरी बार जब आप टॉस कर रहे हो तो हो सकता है टेल दे दे, या फिर इसने हेड दिया था फिर क्या दे दे, हेड दे दे। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, इसको एक बार मतलब दोबारा टॉस करिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कंटिन्यूअसली चलेगा, नहीं तो जानते हो यहाँ फिर हेड आ गया तो फिर कॉइन को टॉस करेंगे, फिर ऐसे हेड या टेल आया फिर टॉस करेंगे। तो अगर ऐसे कह देते कि टॉसेस कंटिन्यूअसली तो अभी ये रुकता नहीं, लेकिन इन्होंने कहा टॉस इट अगेन, उसके बाद इन्होंने कंटिन्यूअसली नहीं बोला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक आके रुक जाएंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहा है बट इफ़ इट सो टेल, अगर इसने टेल शो कर दिया, देन थ्रो अ डाई, अगर टेल शो किया है तो आपको डाइस थ्रो करना है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, डाइस थ्रो होगा। तो आपको पता है आपको पता है कि डाइस थ्रो करोगे तो 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। तो पहली बार में जब कॉइन हमारा टॉस किया गया था तो टेल दे रहा था, तो टेल के साथ डाइस हो सकता है 1 दिया हो, या 2 नंबर दिया हो, या 3 आया हो, या 4 आया हो, या 5 आया हो, या 6 आया हो, मीन्स ये पॉसिबल आउटकम है। अच्छा भैया, इस डाइस के एक एलिमेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो सर जी टोटल 6 हैं, उनमें से कोई भी एक आएगा तो वो फेवरेबल एक हो गया, बट ये टोटल 6 हो गए। तो इसमें हर एक एलिमेंट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1/6, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1/6, 4
1/6, 5, 1/6, 6, 1/6, मतलब हर एक सैंपल पॉइंट का जो प्रोबेबिलिटी है 1/6 है। अच्छा, हमें ये बताओ आप लोग कि इस हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये दो इवेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप हमें ये बताओ, एक बार कॉइन टॉस किए हेड आया एंड फिर अगर देखो एक बार कॉइन टॉस किए तो हेड या टेल आया, ठीक है। उसकी बात करें कि अगर हेड आ गया तो कॉइन को फिर से टॉस करो, मीन्स ये भी एक्सपेरिमेंट एंड ये भी एक्सपेरिमेंट दोनों परफॉर्म किए जा रहे हैं। अगर हेड आया देन इसको फिर से टॉस करो, मीन्स ये भी हो रहा है एंड ये भी हो रहा है। क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ चल रहे हैं, बोलो हाँ, क्योंकि अगर हेड आया तो भी आपको कॉइन टॉस करना है, अगर टेल आया तो भी आपको डाइस टॉस करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक आ रहे हैं तो दूसरा करना ही है, यानी ये भी करना है एंड ये भी करना है। तो इस इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो बोलो। तो अगर हम आप लोग से पूछें इस प्रोबेबिलिटी आप हेड कामा टेल आने की, तो पहली बार तो आप लोग ये बताओ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब हेड आ गया होगा देन आपको फिर से कॉइन टॉस करना है एंड फिर से कॉइन टॉस करना है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, एक साथ हो रहे हैं। इसलिए इनके प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम दोनों के ये अलग अलग इवेंट की जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हेड आने की पहले भी 1/2 थी और टेल आने की भी 1/2 थी। तो इस बार इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। वैसे ही हेड का भी पहली बार आप कॉइन टॉस किए, ठीक है, तो हेड आया और हेड अगर आ गया तो आप फिर से कॉइन को टॉस किए हो, तो हर एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 एंड 1/2 दोनों एक साथ करनी है। अगर हेड आया है तो फिर से कॉइन टॉस करना है, यानी ये आ सकता है या ये आ सकता है। तो हेड आया देन फिर आप कॉइन टॉस किए तो टेल आया था, दोनों को आने की प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी दोनों को आने की प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो 1/4 कहने का मतलब इस बार इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4, इस इवेंट नहीं जी, एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है या सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ज़रा इनकी बताइएगा, अगर टेल आ गया देन आपको डाई थ्रो करना ही है। यहाँ पर ये हो रहा है एंड फिर ये करना है, ये नहीं कि ये हो गया तो या इसको करिए या ना करिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया तो आपको ये करना ही है, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी और इसके एक एक एलिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनसे मल्टीप्लाई होगा। तो आप हमें बताइए, अगर मैं आप लोग से बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कामा 1 तो क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इस बार इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/12 है। वैसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कामा 2 की बात करूँ तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, सर जी 1/2 इंटू 1/6, 1/12। इस तरीके से आप अगर देख रहे होगे तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1/12, ठीक, 1/12, ठीक, 1/12, ठीक, और 1/12। तो अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो ये जितने पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे सैंपल स्पेस में, अगर हम लोग यहाँ सैंपल स्पेस को मेंशन करें, ये सैंपल स्पेस है, तो क्या क्या आ सकते हैं, सर जी हेड कामा टेल आ सकता है या हेड कामा हेड आ सकता है, ओके। उसके बाद क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, टेल कामा 1 आ सकता है, टेल कामा 2 आ सकता है, टेल कामा 3 आ सकता है, टेल कामा 4, टेल कामा 5 एंड टेल कामा 6 आ सकता है। तो इस बार अगर हम देखें सैंपल पॉइंट के जितने एलिमेंट हैं सब इक्वली लाइकली नहीं, इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि सैंपल स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं हर एक सिंगल एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। लेकिन आप इस इवेंट की देखिए, इवेंट कर रहा हूँ, सैंपल पॉइंट की देखिए, प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, लेकिन इसका 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। तो ज़रूरत पड़ी अगर इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए तो हम लोग क्या लगाएंगे, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच लगाएंगे, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। हमें एक ऐसे ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताना है जिसमें डाई क्या कर रहा है, नंबर शो कर रहा है ग्रेटर देन 4। तो मान लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है ऐसे इवेंट की, सर जी जिसमें डाई जो है 4 से बड़ा नंबर शो कर रहा है, तो इसको ई मान लेते हैं। तो आइए ई में देखते हैं कौन कौन फेवरेबल एलिमेंट होंगे,
तो आप देखिए नंबर 4 से बड़े कौन कौन आ सकते हैं सर जी? 10, 5, 10, 6। आगे देखिए अब कंडीशनल पूछा है, दिया तो रहेगा किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, गिवन दैट एक ऐसा इवेंट जिसमें कम से कम एक बार टेल आया हो, तो इसको एफ मान लेते हैं। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, तो एफ में क्या आना चाहिए? कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो अब बताइए एक टेल आने का मतलब या तो एच कामा टी आ सकता है, एक टेल है, और ये सब के सब आ सकते हैं। ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। अच्छा ठीक, आशा करता हूँ ये आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी बताना है ई का एफ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम लोग ई यहाँ पर देख लीजिएगा, स्पेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई शायद आप लोग को दिख रहा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, और इसी को आप लोग लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। नो, इस बार अगर आपने ऐसा लिखा ना, इसके इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट काउंट करके लिख दिए ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस बार सारे इवेंट क्या है? इक्वली लाइकली नहीं है। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच लगेगा, फिर से बोलो एक्जियोमेट्रिक। आइए, ऐसी गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा हर बार, ठीक है। आइए इधर देखते हैं। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूं, तो पहले तो हम लोग ये पता कर ले कि ई इंटरसेक्शन एफ में आ कौन रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कौन है? तो टी कामा 5 और टी कामा 6 दोनों में कॉमन है, यानी इस सेट में आ रहा है टी कामा 5 एंड टी कामा 6। हाँ, इस बार नहीं, अब यहाँ ये फार्मूला लगा सकते थे आप नंबर ऑफ एलिमेंट वाले। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों इवेंट सैम्पल पॉइंट आए हैं ना, ये इक्वली लाइकली हैं आपस में, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12 है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? सर जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? बोलो ना क्या हो जाएगा? अरे सर हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, इसकी 1/12, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई सर जी? 1/12 प्लस 1/12, 2/12 मीन्स 1/6। समझ में आया? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए क्या होगा? एफ, तो एफ की प्रोबेबिलिटी मतलब हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम। ठीक है, तो आइए, तो आप हमें ये बताइए, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करोगे, स्पेस तो नहीं है यार, चलिए फाइंड कर लेते हैं। कहाँ फाइंड करें? आई थिंक यहाँ फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस एलिमेंट की, जरा इस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए कितना आ रहा है? इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कामा टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कामा आई इक्वल्स टू 1 to 6। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक सब हैं। ठीक है, तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 इंटू हर एक एलिमेंट की, यहाँ से लेकर टी कामा 1 से लेकर यहाँ तक 1/12 है, तो 1/12 2 हो गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 4 हो जाएगा, ये 3/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 3/4। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी रख देते हैं। सर जी ई इंटरसेक्शन एफ की 1/6 और पी एफ की आई है 3/4। ये आपस में पलट जाएंगे, 4/6 इंटू 3 और 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2/9। क्या है प्रोबेबिलिटी? 2/9 आया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसे आप लोग जरूर रिवाइज करिएगा। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।